स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम स्टडी की बात न करके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि एग्ज़ाम के बाद आप अपने करियर को कैसे बिल्डअप कीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा और कैसे उसकी तैयारी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट तैयार हो चुका है और जो टॉपर हैं उनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, उनका इंटरव्यू ले लिया गया है, जिला वाइज टॉपर, स्टेट टॉपर सबों का। और यह हमारे जो शिक्षा सचिव है उनके पास भेजा जा चुका है, वहाँ से अप्रूवल हो चुका है और बस सिर्फ बचा हुआ है कि उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और जिस दिन अपलोड होगा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगी। इस बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, बल्कि सीधा सीधी प्रेस रिलीज जारी होगा और उसी के आधार पर अखबार में या मीडिया में आपके रिजल्ट के बारे में खबर छपेगी। अब बात दूसरा कहते हैं कि अगर आपको लग रहा हो कि आपका रिज़ल्ट आपके चॉइस के अनुसार नहीं है, आपकी जो सोच थी, जो इच्छा थी कि इतना आएगा उतना नहीं आ रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। रिज़ल्ट एक मार्क्स है और यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट देता है कि आप अगले क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, तब तो आप चैलेंज कीजिए, ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड है वह रीटोटल करता है आपके चैलेंज के बाद, रीचेक नहीं करता है। रीचेक नहीं करने के कारण क्या होता है, जिस क्वेश्चन में जितना मार्क्स मिल गया है उस क्वेश्चन में उतना ही मार्क्स रहेगा। आपको सिर्फ यही किया जाएगा कि मार्क्स को फिर से टोटल जोड़ लिया जाएगा और कोई क्वेश्चन अगर स्किप हो गया हो टीचर के द्वारा चेक करने के दौरान, तो उसको रीचेक कर लिया जाएगा और स्किप होने की संभावना बहुत नेग्लिजिबल होती है। और रीटोटल में भी मिस्टेक, चूँकि दो दो ऑब्जर्वर उसको चेक करते हैं, इसलिए रीचेक होने में, जो टोटल होने में भी है, एरर बहुत कम आता है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि नहीं, यह सच में बहुत गलत मार्किंग किया गया है, गलत मार्क्स मिला है आपको, तो आप चैलेंज कीजिए। और अगर आप फेल कर गए हैं तो हम आपको कहेंगे कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दीजिए और उसको निकाल लीजिए। एक आध सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो कंपार्टमेंट दीजिए और बड़े आराम से निकाल लीजिए। एक चीज़ जान लीजिए, फेल होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। फेल होने वाला स्टूडेंट भी बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है। कई कारणों से किसी खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वक्त उसका कंसंट्रेशन टूटता है और वो फेल कर जाता है। ये बहुत डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है। इससे और इस फेल कर जाने से आपका करियर समाप्त नहीं होता है, न ही आपके भविष्य की जो कोशिश थी बनाने की, सपना था भविष्य बनाने का, वह समाप्त होता है। यह एक ऑब्स्टेकल है जिसको आप पार कर लीजिएगा। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल किए हैं, मतलब थोड़ा और मेहनत कीजिए, अगले साल फिर एग्ज़ाम दीजिए, अगले साल बेहतर एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा। और कई ऐसे IAS टॉपर हैं जो मैट्रिक में फेल कर चुके थे। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो जीवन में कई बार फेल किए और एक बार फिर बड़ी सफलता की ओर पहुंच गए। तो इसलिए फेलियोरिटी जो है, यह कहीं से आपको आपके आगे बढ़ने से रोकती नहीं है, बल्कि वह क्या करती है, आपको एक चैलेंज देती है कि आप इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं, इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं। ये तो हो गई आपके रिजल्ट की बात। अब बात हम दूसरी करते हैं कि आप कैरियर कैसे चुनिएगा, कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके मित्र, फ्रेंड, पड़ोसी सजेस्ट करेंगे कि ये सब्जेक्ट ले लो, इसमें ऐसे करियर बनता है, वो सब्जेक्ट ले लो, उसमें ऐसे करियर बनता है, आज के समय में इस सब्जेक्ट का बहुत डिमांड है मार्केट में। तो ऐसा दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका डिमांड है और जो पढ़ने से आपका करियर बन जाएगा आराम से। हर सब्जेक्ट को अगर सही से पढ़ा जाए तो आपका करियर उसी सब्जेक्ट में बेहतर बनेगा। इसलिए आप सबसे पहले चुनिए कि आपको क्या पसंद है। जो चीज़ आपको सबसे अधिक पसंद है, उस क्षेत्र में आप अपने करियर को बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। चूँकि 10th तक आप पढ़ चुके हैं और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की बहुत सारी जानकारी हो चुकी है, तो आप उनमें से सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उस सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका करियर उसी सब्जेक्ट में बेहतर बनेगा। और आज के दौर में जहाँ की बाज़ारवाद हावी है, हर चीज़ की
कीमत है, हर चीज़ का डिमांड है, बस उसमें शार्पनेस होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी दीवानगी होनी चाहिए और उसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जितनी अच्छी पकड़ होगी आपके मार्केट में उतनी अच्छी कीमत होगी। इसलिए इस बारे में मत सोचिए करियर किस सब्जेक्ट में बनेगा, यह सोचिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चुनिए, फिर प्लान कीजिए इस सब्जेक्ट के अनुसार अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी या उस शहर को चुनिए, वहाँ जाइए, वहाँ एडमिशन लीजिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट का सबसे अच्छे अच्छे बुक कहाँ अवेलेबल है, इन चीज़ों को कलेक्ट कीजिए और फिर अपने करियर के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, अनुमान लगाना, उसी क्षेत्र में आप बेहतर कीजिएगा और एक बड़ा करियर बनाइएगा। सिर्फ गार्जियन के कहने से या अड़ोसी पड़ोसी के कहने से आप जो सब्जेक्ट चुन लेते हैं वो आपके लिए बाद में बोझ बन जाता है और फिर आपका करियर वहीं से क्रश होना शुरू होता है। यानी कि इंटर में जो एडमिशन लेते हैं ये आपके करियर को बुम अप करेगा या फिर गर्त में ले जाएगा। अब यह आप पर डिपेंड करता है अपने बारे में आप कितना ईमानदार हैं। आप अपने बारे में जितना ईमानदार होइएगा आपको सब्जेक्ट चयन करना उतना आसान लगेगा और एक बार जब सब्जेक्ट चयन हो जाएगा तो फिर उस फील्ड में पूरे जी जान से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपको अगर साइंस अच्छा लगता है तो आप इंजीनियर बनिए, बायो अच्छा लगता है तो डॉक्टर बनिए, हिस्ट्री अच्छा लगता है तो बड़े बड़े हिस्टोरियन है, बड़े बड़े सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में बड़ा बड़ा आदमी बना हुआ है। आप जरा उसके बारे में पढ़िए हिस्ट्री, आपको हर सब्जेक्ट के बड़े नामी व्यक्ति मिलेंगे और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में कैरियर बनाने का अच्छा मौका भी मिलेगा। इसलिए सब्जेक्ट चयन करने में आप बिल्कुल घबराइए नहीं, जो आपको पसंद है आप बोल्डली उस पर खड़े हो जाइए कि हमें यही सब्जेक्ट लेना है और इसी में हमें अपना करियर बनाना है। उसके बाद आप चयनित कीजिए, खोजिए आपके एरिया के आसपास भी या दूर शहरों में भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट उस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देने वाला यानी पढ़ाने वाला आपको मिल जाएगा, उसमें एडमिशन लीजिए और फिर अपने करियर को बनाइए। ठीक है, ये दो बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना सा ही है, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विथ फ्रिक्शन, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।